हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में। बर्नौली थ्योरम के हिसाब से किसी भी पाइप के अंदर अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर किसी लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। प्रेशर एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। आपस में ये तीनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ज- जैसे कि एक पाइप है, इसके अंदर किसी एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग अगर हम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कंसिडर कर लें तो वहां पे जो सम ऑफ एनर्जी होगा मैकेनिकल एनर्जी, यानी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि जितना यहाँ पे सम आएगा टोटल एनर्जी का, उतना ही टोटल एनर्जी का सम पॉइंट 2 पे आएगा। ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है दोनों एक ही स्ट्रीम लाइन पे लाई करने चाहिए। स्ट्रीम लाइन क्या होती है ये दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है, इसको आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। ये जो अगर हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी है ρg(h1). यानी यहाँ पे अगर हमने एक डेटम एज्यूम किया, उसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की हाइट कितनी है, क्या इसका लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू डेटम। इसी तरीके से इस ये पॉइंट 2 है, इसका लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू या हाइट विद रिस्पेक्ट टू डेटम। अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल हो जाए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो ये H1 और H2 दोनों एक ही हाइट पे आ जाएंगे। H1 विल बी इक्वल टू H2। तो ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी विल बी कांस्टेंट। अब ये जनरल इक्वेशन है हमारी बर्नौली थ्योरम की। अगर हम इसको रो जी से डिवाइड कर दें या गामा से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, पी बाय गामा हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से हाफ रो V1 स्क्वायर बाय रो जी होगा, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ V² बाय 2g रह जाएगा। और रो जी H1 को अगर हम देखें तो इसको रो जी से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ H बचेगा। और ये कांस्टेंट है। कितने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स आप इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर ले लें, सारे पॉइंट्स पे ये जो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का, वो कांस्टेंट होगा। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप का केस हम देखेंगे तो फिर ये सिर्फ दो टर्म्स रह जाएंगे, पी बाय रो जी प्लस हाफ V² बाय 2g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक दूसरे के साथ जो है बैलेंस करेंगी और कांस्टेंट रहेंगी। अगर पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेगी किसी पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी आप डिक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं, एरिया को डिक्रीज करके वेलोसिटी बढ़ा दी आपने, तो वहां पे प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि ये इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपीज है और वो 100 रुपए जो आपके पास हैं वो 20 और 10 के नोट के टर्म्स में है। तो अगर आपके पास 4 20 के नोट हैं तो 2 10 के नोट होंगे। अगर आप 20 के नोट कम करते हैं, 2 कर दिया आपने 20 के नोट, तो आपको 10 के नोट बढ़ाने पड़ेंगे, 6 10 के नोट रखने पड़ेंगे, तब 100 रुपए होंगे। इसी तरीके से अगर आपने 10 के नोट जो है 8 कर दिए, तो क्या होगा कि 20 का नोट सिर्फ एक रह जाएगा। इसके मुकाबले में अगर आपने 20 के नोट 4 कर दिए तो 10 के नोट सिर्फ 2 रह जाएंगे। तो अगर प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जहां काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी वहां प्रेशर एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ताकि दोनों का सम कांस्टेंट रहे। तो इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए, इसको समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम यूज करते हैं वो इस तरीके का होता है। इसमें एक ये सप्लाई टैंक है, इससे वाटर जा रहा है। यहाँ पे एक वेंचुरीमीटर लगा होता है जिसके अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा एरिया के अंदर। उसके साथ साथ हमने पीजोमीटर लगाए होंगे ताकि हम प्रेशर एनर्जी को मेजर कर सकें। और फिर नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ एक कलेक्टिंग टैंक होगा ताकि हम यहाँ से डिस्चार्ज मालूम कर सकें। और डिस्चार्ज को जब हम
पाइप के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इन पॉइंट्स पे, जिस जिस पॉइंट पे आपने एरिया लिया है और पाइप लगा पीजोमीटर्स इंसर्ट किए हैं, तो वहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मिल जाएगी तो आप जो है वेलोसिटी हेड निकाल सकते हैं, और पीजोमीटर से ऑलरेडी आपके पास प्रेशर हेड आ गया है। अब आप ये चेक करेंगे कि सारी लोकेशंस पे प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड जो है ये कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले ये वेंचुरीमीटर लगा हुआ है इसके अंदर, और इस वेंचुरीमीटर के साथ ये पीजोमीटर इस तरीके से कनेक्टेड है। अब जैसे ही वाटर फ्लो करेगा वेंचुरीमीटर के थ्रू, तो ये सारी लोकेशंस का प्रेशर हेड आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो जहाँ पे इनिशियली जो है एरिया ज़्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुआ है एरिया, फिर ये एक कांस्टेंट एरिया, मिनिमम एरिया या थ्रोट पे पहुंच गया है, फिर उसके बाद ये दोबारा इंक्रीज होना शुरू हुआ है एरिया। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा है स्टार्टिंग में, वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, और जब एरिया मिनिमम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर हेड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जहाँ पे प्रेशर है, जब वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर हेड डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि स्टार्टिंग में एरिया ज़्यादा है और जो है वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर हेड ज़्यादा आएगा। यहाँ पे पहले पाइप में जो आपको दिखेगा, पहले पीजोमीटर में वो प्रेशर हेड हाई दिखेगा, फिर उसके बाद दूसरे पीजोमीटर में थोड़ा डिक्रीज करेगा, थर्ड पीजोमीटर में भी डिक्रीज करेगा, फोर्थ पे आके वो मिनिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा एरिया बढ़ना शुरू हो गया तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, तो ये फिर इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको प्रेशर हेड मिलेगा। तो इन पीजोमीटर से आप सारी लोकेशंस की जो है प्रेशर हेड निकाल सकते हैं। ये करने के बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन आपको वेलोसिटी की लेनी है, तो वेलोसिटी आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप जो है ये कलेक्टिंग टैंक में वाटर को डाइवर्ट करेंगे। इस कलेक्टिंग टैंक में जितना वाटर जो है आप कलेक्ट करेंगे, उसके उसका हेड आपको इस पीजोमीटर के जरिए, जो कलेक्टिंग टैंक के ऊपर लगा हुआ है, इसके जरिए मालूम हो जाएगा। तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज करिए 10 सेंटीमीटर से आपने स्टार्ट किया, और आपने देखा कि 10 सेंटीमीटर राइज करने में, यानी 10 से 20 पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो टाइम आपने नोट कर लिया। फिर इसी तरीके से इस ऑब्जर्वेशन को 2 से 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपको एवरेज डिस्चार्ज मिल जाए। इतना करने के बाद आप इस कलेक्टिंग टैंक का एरिया आप जानते हैं, उसको इंक्रीज इन हेड ऑफ पीजोमीटर, यहाँ पे जो हमने कैपिटल एच लिया है, ताकि यहाँ पे ये कलेक्टिंग टैंक के पीजोमीटर का हेड है, जितना चेंज आया यानी 10 सेंटीमीटर अपॉन टाइम टेकिन, 10 सेंटीमीटर राइज करने में कितना टाइम लगा, और एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है डिस्चार्ज होता है। अब आपको डिस्चार्ज मिल गया कि इस पाइप में से कितना वाटर फ्लो कर रहा था, और आपको जो वेंचुरीमीटर लगा हुआ था उसका सारे पॉइंट्स का डायमीटर आपको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पे डायमीटर कितना है, जहाँ पे पहला पीजोमीटर लगा है, दूसरा पीजोमीटर जहाँ लगा है वहाँ का डायमीटर क्या है, थर्ड पीजोमीटर कहाँ जहाँ लगा है वहाँ का डायमीटर क्या है। तो इस तरीके से आप रिस्पेक्टिव एरिया निकाल सकते हैं π/4 d² से, और उस एरिया को, मतलब डिस्चार्ज को जब उस एरिया से आप डिवाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। एक बार आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, पीजोमीटर के जरिए आप जो है सारे पॉइंट्स का प्रेशर हेड भी मालूम कर चुके हैं। तो अब वेलोसिटी मिलने के बाद आप v²/2g यानी वेलोसिटी हेड मेजर कर लेंगे, और फिर ये चेक करेंगे कि वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड का जो सम है, यानी P1/v1²/2g should be equal to P2 + v2² upon 2g should be equal to P3 + v3² upon 2g। इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि ये किस तरीके का ये कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जब आप चेक करेंगे तो आपको जो है फाइनल कैलकुलेशन में ये मिलेगा। अगर आप ग्राफ भी बनाएंगे कि जहां जहां प्रेशर हेड डिक्रीज हो रहा है वहां वेलोसिटी हेड इंक्रीज हो रहा है,
और टोटल जो प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का सम है वो कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे जो है बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी, बर्नौली थ्योरम की। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे एंटर होती है काफ़ी स्पीड में, तो कहते हैं कि इसके करीब ना जाएं, प्लेटफॉर्म के बिल्कुल ट्रेन के करीब ना हो। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही यहाँ पे ट्रेन आ रही है तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे जो एयर यानी फ्लूइड मौजूद है, एयर जो है एक फ्लूइड है जो मौजूद है, उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है, वेलोसिटी बढ़ गई है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो डिक्रीज प्रेशर का है इसकी वजह से आप ट्रेन की तरफ खिंच जाएंगे, सक कर जाएगा। ये जो डिक्रीज इन प्रेशर होगा ये आपको अपनी तरफ सक कर लेगा और आप खतरे में आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि घर में आप स्प्रे यूज करते हैं, तो स्प्रे का भी यही प्रिंसिपल है कि ये वाटर है कंटेनर के अंदर नीचे। अब यहाँ पे आपने जैसे ही इसको प्रेस किया, तो यहाँ से बहुत ही स्पीड के साथ विंड जाएगी। जब विंड की स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे एयर की स्पीड बढ़ेगी, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये पानी जो नीचे मौजूद था, ये यहाँ पे ये लोअर प्रेशर का रीजन आ गया, ये एकदम से ऊपर आएगा, सक हो जाएगा ऊपर की तरफ, और फिर ये जो पीछे से हवा आ रही है ये इसको लेके बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये स्प्रे काम करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आंधी आती है तो कई बार ये विंड की वजह से जो है आंधी की वजह से छत उड़ जाती है। तो ये होना तो ये चाहिए कि अगर आपकी विंड बहुत तेज ब्लो कर रही है तो इस तरफ जाए, जो आपकी रूफ है वो इस तरफ जानी चाहिए, राइट साइड में। लेकिन होता क्या है कि ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे विंड जो है या हवा जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। अंदर जो हवा है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो फ्लूइड जो फ्लो करता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो अब ये हवा जो है इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी और ये पूरा का पूरा लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो यही वजह होती है कि जिसकी वजह से ये रूफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है और ये पूरा टूट जाती है छत। जब तक ये प्रेशर ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर था, विंड की स्पीड कम थी, तो ये दो आपस में बैलेंस किए हुए थे। लेकिन जैसे ही विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये नीचे का हाई प्रेशर इसको ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने पे मजबूर कर देगा। इसी तरीके से हाइड्रोलिक जैक्स और तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर हम बर्नौली थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। Thank you for watching our video. Please subscribe to the channel, like and share the video.